हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस के सेकेंड पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पहले पार्ट्स में देख चुके हैं मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं सेकेंड पार्ट में सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। हम लोग किसी भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। फिर आगे देखेंगे इक्विपमेंट इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लेआउट। चलिए आगे एक एक करके अध्ययन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सिलेक्शन करते हैं वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन एज इट इफेक्ट बोथ कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग सिस्टम। जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला कॉस्ट पे, दूसरा एफिशिएंसी पे। आगे चलिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं वो बहुत सारे फैक्टरों को कंसीडर करते हुए देखते हुए उसका सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से फैक्टर को डिसीजन लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हम लोग ये देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज करते हैं। हम जानते हैं कोई भी मटेरियल सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है या गैसीय स्टेट में हो सकता है। उसकी एक निश्चित शेप होती है, निश्चित साइज होती है, निश्चित डायमेंशन होती है, निश्चित वेट होता है। और हम लोग जब इस तरीके के कोई मेटल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं तो आप उन सब सारे फैक्टरों को देखते हुए आपके पास बहुत सारे वैरायटी रेंज के इक्विपमेंट होते हैं। उन सब सारी चीज़ों को हम लोग उन सब सारे इक्विपमेंट में से किसी एक इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट चूज करते समय हम देखते हैं कि कोई मेटल बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो एटमॉस्फेयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बना लेता है। कभी कभी क्या होता है, टॉक्सिस होते हैं। जब कोई लिक्विड होता है, कोई लिक्विड ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्शन करके टॉक्सिक नेचर में बना लेता है। इन सब सारे फैक्टरों को कंसीडर करते हुए हम लोग किसी भी इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है प्रोडक्शन फ्लो। अब देखते हैं प्रोडक्शन फ्लो दो तरीके से होता है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन एंड कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, फ्लो इज फेयरली कांस्टेंट बिटवीन द टू फिक्स्ड पोजीशन एंड आर नॉट लाइकली टू चेंज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक कांस्टेंट फिक्स्ड पोजीशन के बीच में होता है कि जब कोई ऐसा इक्विपमेंट, जब कोई एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें जो मटेरियल हैंडलिंग होता है वो कांस्टेंट डिस्टेंस के बीच में कराया जाता है, निश्चित दूरी के बीच में कराया जाता है और निश्चित डायरेक्शन में कराया जाता है। उस जगह पे उसके लिए हम लोग दूसरे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होता रहता है। इस जगह पर हम लोग दूसरे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। जब किसी भी मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस में जब दो डिस्टेंस के बीच की दूरी फिक्स होती है और डायरेक्शन निश्चित होता है, उसके लिए हम लोग कन्वेयर बेल्ट या स्यूट का यूज करते हैं। जब कोई एक ऐसा मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें प्रोडक्ट की डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है, उसके साथ साथ आपके उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट का डिस्टेंस होते हैं, जो दो जगह के बीच के डिस्टेंस होता है वो भी वेरी करता रहता है, उसके लिए दूसरे तरीके के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए जनरली हम लोग ट्रक का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कॉस्ट कंसिडरेशन फैक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी किसी तरीके के मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसमें कॉस्ट कंसिडरेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो भी आगे इक्विपमेंट देखे थे, जो भी हम लोग देखे थे फैक्टर, पहले मटेरियल फैक्टर देखे थे, दूसरा प्रोडक्शन फ्लो देखे थे, इन सब सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट हमारा कॉस्ट कंसिडरेशन फैक्टर होता है। हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल को अगर किसी भी हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं या किसी भी हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, अगर उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, चाहे वो ईजियर हो या नॉट ईजियर, वह आसान हो या आसान ना हो। फिर अदर फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो शेप या साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन उनके वेट हैवी होता है, उसके लिए हम लोग दूसरे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। कभी कभी उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से देख लेते हैं, कभी कभी उनके फ्लोर के हिसाब से, आपकी जो रूम होता है उसके साइज़ के हिसाब से। इस तरीके से हम लोग और सारे फैक्टर को यूज़ करते हुए मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस का सिलेक्शन करते हैं। अब आगे देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। हम लोग का जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका इवैल्यूएशन करना, उसका मूल्यांकन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हम लोग बहुत सारे फैक्टरों को कंसीडर करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है। पहले इसको देख लेते हैं। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर जज द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। दिस रेशियो कैन बी कंप्यूटेड and compared
विद सिमिलर फर्म आर इन द सेम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग क्या होता है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन रेशियो जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है क्या जज करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम होता है उसको जज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या कहते हैं रेशियो एक कंपेयर करते हैं। जो हमारा एक निश्चित फर्म होता है उस निश्चित फर्म में और या फिर निश्चित ओवर पीरियड ऑफ टाइम की सहायता से हम लोग क्या कहते हैं एक रेशियो निकालते हैं। उस रेशियो के हिसाब से जज करते हैं कि हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सही है या गलत है। इसके लिए 2 रेशियो दिए गए हैं। चलिए दोनों रेशियो को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हम लोग सबसे पहले एक रेशियो ये होता है पहला मैन हैंडलिंग लेबर, मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो। इस रेशियो में ये डिफाइन किया जाता है कि जो आपके पास जो कोई पर्सन जो कोई भी वर्कर आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए जो केवल अप्लाई करते हैं और पूरे प्लांट में कितने लेबर वर्कर करते हैं, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो। अब देखते हैं कि जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो लेबर लगाते हैं और टोटल लेबर जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं इसकी जो रेशियो आता है उसी को मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो ज़्यादा आता है तो आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर मटेरियल हैंडलिंग लेबर रेशियो कम आता है तो आपका हैंडलिंग का रेशियो कम होगा। इस तरीके से अगला रेशियो देख लेते हैं। एक रेशियो दिया जाता है बाद में डायरेक्ट लेबर हैंडलिंग लॉस रेशियो। इसमें भी देख लेते हैं मटेरियल हैंडलिंग टाइम लॉस ऑफ लेबर अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर टाइम। इसमें क्या करते हैं जब कोई मटेरियल क्या होता है फाइनल स्टेज में आ जाता है उसको फाइनल स्टेज प्रोडक्ट बनने के बाद उसको स्टोर में या वेयर हाउस में जब स्टोर करते हैं तो उसमें जो मटेरियल क्या करते हैं किसी वर्कर के द्वारा ले जाया जाता है तो उसमें कितना लॉस होता है टोटल क्या होता है टोटल डायरेक्ट लेबर टाइम। उसको टोटल लेबर टाइम की सहायता से उसको डिवाइड करते हैं उसको चेक करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग टाइम लास्ट फॉर लेबर हम लोग देखते हैं इसको इसमें डायरेक्ट इस तरीके से निकाला जाता है कि आपके जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है उसमें जो लेबर अपने टाइम को लॉस करता है और आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक आने में जितना टाइम लॉस किया जाता है उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं लेबर हैंडलिंग लॉस रेशियो। उसमें लेबर हैंडलिंग लॉस रेशियो अगर मान लेते हैं लेबर हैंडलिंग लॉस रेशियो कम है तो इससे ये डिफाइन होता है कि आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपका लेबर हैंडलिंग रेशियो लॉस रेशियो ज़्यादा है तो इससे ये डिफाइन होता है कि आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ख़राब है या बहुत अच्छा नहीं है। अब चलिए देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, सूट देखेंगे, प्लांट देखेंगे, ट्रक देखेंगे, बहुत सारे। चलिए हम लोग एक करके देखते हैं और इसमें फिगर के साथ हम लोग अध्ययन करते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहाँ पे किस जगह पे कौन से यूज किया जाता है। कुछ देखते हैं फिगर के साथ। पहला फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट। पहला मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 2 तरीके से होता है। पहला फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट होता है, दूसरा क्या होता है वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट। अब फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें अगर हम ये फिक्स कर लेते हैं कि जो मटेरियल आपका फ्लो करने वाला है, जो आपका मेटल फ्लो करने वाला है वो निश्चित पाथ की सहायता से निश्चित डिस्टेंस तक फ्लो करता है। इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट। इसके लिए हम लोग जनरली कन्वेयर का यूज करते हैं। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कन्वेयर बेल्ट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है 2 जगहों के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है और मेटल के फ्लो का डायरेक्शन फिक्स होता है। उस जगह पर हम लोग फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। जब कोई सिमिलर मशीन की सहायता से कोई एक सिमिलर मशीन हो उस पर नंबर ऑफ या मल्टीपल ऑपरेशन करा जाता है और मल्टीपल ऑपरेशन कराने के बाद मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल डिस्टेंस पर भेजा जाता है, उस जगह पर हम लोग वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो फिक्स्ड पाथ इक्विपमेंट में हम लोग को कन्वेयर सूट का यूज किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट का यूज हम लोग हैवी प्लांट में करते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट के देखते हैं। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक। इंडस्ट्रियल ट्रक आप लोग बहुत तरीके से देखे होंगे। इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज हम लोग वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट के रूप में यूज करते हैं। हम जानते हैं कि कोई सिमिलर मशीन होता है उस पर मल्टीपल कोई एक ऐसा मशीन जिस पर मल्टीपल ऑपरेशन किया जा सकता है, नंबर ऑफ ऑपरेशन किया जा सकता है। उस नंबर ऑफ ऑपरेशन के साथ साथ नंबर ऑफ डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक का यूज करते हैं। आप फिगर में दिखाई दे रहा है। आप लोग बहुत सारे ट्रक को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में देखे होंगे, दूसरा ट्रक और ये लास्ट में तीसरा ट्रक। इस तरीके के आपको ट्रक जो दिखाई देते हैं ये सब इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं। जनरली क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक मेटल को आसानी से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग डिस्टेंस को ले जाने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। अगला इक्विपमेंट देखते हैं हम लोग कौन सा होता है आपका क्रेन एंड होस्ट। अब क्रेन आप लोग देखे होंगे, क्रेन की सहायता से हम लोग किसी भी हैवी वेट को एक जगह से दूसरी जगह तक लिफ्ट करा जाता है, उसके लिए हम लोग क्रेन का यूज करते हैं या होस्ट का भी यूज करते हैं। इस तरीके से फिगर में एक और दूसरे फिगर में दिखाई दे रहा है क्रेन का यूज हम लोग हैवी वेट को एक जगह से दूसरी जगह तक कम डिस्टेंस तक आसानी से मूव करा देते हैं। अगला आता है आपका कंटेनर। कंटेनर के देखने फिगर में दिखाई दे रहा है कंटेनर की सहायता से किसी भी हम लोग मेटल को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से क्या कहते हैं हैंडलिंग इक्विपमेंट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कराते हैं या भेजते हैं।
दोनों फिगर में दिखाई दे रहा है आपको कंटेनर। चलिए आगे देखते हैं रोबोट। आजकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रोबोट्स का बहुत ही तेज़ी से यूज किए जा रहे हैं। आप लोग रोबोट को देख रहे हैं जिसकी सहायता से मनुष्य के मटेरियल हैंडलिंग जो यूटिलाइजेशन रेशियो आता है बहुत ही कम हो जाता है। मनुष्य या वर्कर जब काम करते हैं तो उसमें आइडियल फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब रोबोट या मशीन काम करते हैं तो उसमें आइडियल टाइम को लॉस कर दिया जाता है, कम से कम कर दिया जाता है। इसलिए आपके प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट लेआउट एंड हैंडलिंग। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग। हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या किसी भी प्लांट को जो डेवलप करने से पहले हम लोग उसका प्लांट लेआउट बनाते हैं। अगर प्लांट लेआउट आपका गड़बड़ है, गलत है, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैक्ट्री होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। उससे आपके एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग में बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अब लोग देखते हैं कौन कौन से रिलेशन होते हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग। ए गुड लेआउट इंश्योर मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग एंड एलिमिनेट द हैंडलिंग द फॉलोइंग वेज। अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो क्लोज रिलेशन प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन होना चाहिए। एक गुड प्लांट लेआउट, जो अच्छा प्लांट लेआउट हो जाता है जो आपके मटेरियल हैंडलिंग को क्या कहता है, वो इंश्योर करता है मिनिमम से मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज़ कराता है और एलिमिनेट द री हैंडलिंग। और बार बार जो हैंडलिंग करते हैं, बार बार जो उसके एक ही पास से बार बार गुजरना पड़ता है, उसको क्या कहता है, कम से कम कर देता है। अब पहला देखते हैं, मटेरियल मूवमेंट डूज नॉट एडिट एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट, सो material handling should be kept at a minimum through not to avoid it. This is possible only through systematic plant layout. Thus good plant layout material handling does not add to any value of product. इसमें ये कहा जा रहा है कि मटेरियल मूवमेंट डज नॉट एडिट टू एनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सो मटेरियल हैंडलिंग शुड बी कीप्ड एट मिनिमम थ्रू आउट नॉट अबाउट। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब अगर आपका अच्छा प्लांट लेआउट होता है तो उसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं होती है। आप एक सीक्वेंस से मूवमेंट कराते जाते हैं, मटेरियल हैंडल कराते जाते हैं और आपको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखते हैं, स्पेस इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हम लोग जो स्पेस लेते हैं, जो हम लोग प्लांट लेआउट करते हैं, उसमें स्पेस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। प्लांट लेआउट इज इंटीग्रेटेड ऑल द मूवमेंट ऑफ मैन मटेरियल थ्रू द वेल डिजाइंड लेआउट विथ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जो हमारा जो प्लांट लेआउट होता है उसमें स्पेस बहुत अच्छा कंसिडरेशन किया जाता है, क्योंकि अगर आपका प्लांट लेआउट में स्पेस का कंसिडरेशन नहीं किया जाता है तो उस प्लांट में आपके मैन और मटेरियल दोनों को मूवमेंट कराया जाता है। साथ साथ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें मैन मटेरियल को दोनों तरीके से आसानी से मूव कराया जा सके और उनके हैंडलिंग किया जा सके, मटेरियल हैंडलिंग को आसानी से और ईजी वे में किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।